इवैल्यूएशन हो पाए। तो पोल क्रिएट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग जो है खुद को जो है इवैल्यूएट कीजिए। पेपर और पेंसिल आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना ये पेपर, जो कि रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगी कि आएंगे ही, लेकिन एक हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें हम कम से कम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस, हमारी तैयारी जो है यूजीसी नेट के लिए, हमारे पेपर के लिए किस तरीके की चल रही है। तो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद, और आज हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। हम लोगों ने बिल्कुल कमर कस ली है और हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन करीब है। हम सबको पता है कि एग्जाम्स जो है बहुत करीब है, तो हमारी तैयारी भी, हमारी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हम सब तैयार हैं, अपनी तलवारें लेकर के, अपनी पेन, कॉपी, पेंसिल हम सब लेके तैयार हैं, ताकि जो है हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। और आप सब लोग जो है एकदम पेपर पेन अपने पास रखिए और बताइए किसने कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। हिंदी में इसको इसलिए रखा गया है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी कर सकते थे हम लोग। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी कि मैम इंग्लिश में ही रखिए, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसको हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे। तो ये हिंदी के लिए रखी हुई है, ताकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि हम सब समझ सकते हैं, हम सब लोगों के समझ में आ जाएगी। तो जो बेचारे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो कम से कम उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो हिंदी में इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों को कर सकते हैं। तो हमारा ख्याल है कि आज हिंदी में ही हम लोग करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर इंग्लिश में हो, तो डेफिनेटली मैं पेपर इंग्लिश में भी लेके आऊंगी आपके लिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो सके। मकसद इसका सिर्फ एक ही है कि हमें यूजीसी नेट जो ये सर पे हमारे लटक रहा है, हमको पास करना है और हमें तैयार हो जाना है किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए। हमें अपने करियर के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली रेडी हो जाना है, ताकि हमारे जो करियर के बीच का जो बैरियर है, ये जो रोड़ा है ना यूजीसी नेट वाला, वो खत्म हो जाए और हम जेआरएफ के लिए हमारा सिलेक्शन हो, हम पीएचडी कर पाए, या हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर पाए। तो देर ना करते हुए हम अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हेलो एवरीवन, हेलो ममता, अजय, राजपूत, प्रियंका, और कौन कौन है यहाँ पे? अभी तो 3 ही दिख रहे हैं, 7 लोग हैं। मिथिलेश ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे मेरे प्लस मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ रोज हमारी क्लासेस होती रहती हैं। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी को, उनके लिए स्पेशल क्लास है जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए रखी गई, ताकि वो समझ पाए कि किस तरीके का पैटर्न है। तो हम लोग ओके, अनाया, गुड। और कौन कौन है? ममता वर्मा, हेलो ममता। राधा जी भी हैं। कल तो राधा ने बाजी ऐसी मारी कि गोल्ड मेडल लेके गई, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पेपर की तरफ चलते हैं अपने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों की उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में सभी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है। जो समाज की जो वास्तविक स्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके बारे में अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं कि अवधारणा की रचना किसने की। तो गलत चेतना यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस, इसकी अवधारणा की रचना जो है किसने की, यानी जो समाज के अनुसार, जो हमारे सत्तारूढ़ जो जिस दृष्टि से समाज की वास्तविकता को देखता है, कि वास्तविकता से जो पैदा हुई जो चेतना होती है, अपने हित के लिए अन्य वर्गों के सदस्य अपना लेते हैं। तो इस तरह की जो चेतना है, जो वास्तविक चेतना नहीं है, बल्कि झूठी या थोपी हुई चेतना है, कि जो हमारे ऊपर थोपा जाए हमको उसको एक्सेप्ट करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अरे वाह, रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही। हमारा आंसर है कार्ल मार्क्स। क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा, और बड़ा करना है इसको। नाउ क्लियर? तो हमारा आंसर है कार्ल मार्क्स। अब क्लियर है? ओके। तो कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने फॉल्स कॉन्शियसनेस की अवधारणा दी
उनके अनुसार जो सत्तारूढ़ दल है, यानी जो पावर में है, जो जिनका सत्ता है, उनकी चेतना को झूठी कहा उन्होंने। उनके अनुसार जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी दृष्टि से समाज की वास्तविकता को देखता है और इस वास्तविकता से पैदा हुई जो चेतना होती है उसको अपने हित के लिए अन्य लोगों के ऊपर थोपते हैं, यानी अन्य सदस्यों को अपनाने के लिए उसको प्रेशर बनाया जाता है। तो इस तरह की जो चेतना होती है वो वास्तविक चेतना नहीं है, बल्कि झूठी या थोपी हुई है। तो ये जो अवधारणा दी, ये दी मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी? तो जो हिस्ट्री की जो भौतिकवादी व्याख्या है उसकी अवधारणा किसने दी? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है C.H. कार, T.B. बॉटमोर, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स। तो हमारा करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है रिस्पॉन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स ने अपनी कृति जर्मन विचारधारा में, जो जर्मन थॉट्स थी उसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है अवधारणा दी, जिसमें मार्क्स ने उन भौतिक प्रभावों को बताया जो कि इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करते हैं। तो मार्क्स के अनुसार समाज के जो भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से समाज की संरचना, विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि का निर्धारण करती है। तो ये अवधारणा किसने दी? मार्क्स ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई। तो जाति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल जो है फिनोमिनोलॉजी है, जो कि हिंदू मस्तिष्क के अंदर गहराई से बैठ गई है, जो एक फिनोमिना है साइकोलॉजिकल। तो S.C. दुबे ने बोला, लुई ड्यूमो ने बोला, D.N. मजुमदार ने बोला या M.N. श्रीनिवास ने बोला? तो किसने इसके बारे में बोला है? जल्दी जल्दी बताओ। तो लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है थर्ड का। ओके, बी। और किसने क्या बोला? विकास ने बी, अजय का बी, ममता बी। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब सबको आंसर पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी लुई ड्यूमो। वेरी गुड। निगमित वर्ष चेतना, निगमित वर्ष चेतना जो है प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? निगमित जो वर्ष चेतना है और प्रतिस्पर्धात्मक जो वर्ग भावना है उसके बीच में अंतर किसने प्रस्तुत किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है कार्ल मार्क्स के, C.H. कूले, R.M. मैकाइवर एंड W.G. समनर। एक क्लू देना चाहूंगी कि मार्क्स ने वर्ग चेतना व झूठी वर्ग चेतना की अवधारणा दी है, जबकि तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? नंबर 4 का। नंबर 4 स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बताइए। नंबर 4 का ए। नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है R.M. मैकाइवर। R.M. मैकाइवर ने निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में अंतर R.M. मैकाइवर ने किया, जबकि मार्क्स ने क्या दिया? वर्ग चेतना और झूठी वर्ग चेतना की अवधारणा जो दी वो दी कार्ल मार्क्स ने। तो करेक्ट आंसर हमारा है R.M. मैकाइवर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? यानी औपचारिक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल से किसका नाम, टू स्कूल ऑफ थॉट से हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मल स्कूल से किसका नाम संबंधित है? तो T.B. बॉटमोर, रॉबर्ट बीरस्टेट, जॉर्ज सिमेल, T. बैबलेन, इनमें से किसका नाम संबंधित है समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय अदरवाइज फॉर्मल स्कूल से? तो करेक्ट आंसर है हमारा गुड,
ये आंसर दिया है विकास ने। ओके, विकास ने दिया। और किसने दिया? प्रांजल ने दिया। गुड, वेरी गुड। जॉर्ज सिमेल, जॉर्ज सिमेल इज एसोसिएटेड विद ए फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, उनसे एसोसिएटेड है। उसके बाद है गैमिन शाफ्ट। ये वाला आंसर हम लोग कई बार कर चुके हैं। शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? गैमिन शाफ्ट, जैसल शाफ्ट के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें जो गैमिन शाफ्ट जो शब्द है किस बात को व्यक्त करता है? विकसित समाज को, विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो किस समाज को जो गैमिन शाफ्ट है वो बताता है? क्वेश्चन नंबर 6, गैमिन शाफ्ट और जैसल शाफ्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो शब्द किसमें से किसको व्यक्त करता है? विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को, या विकसित समाज को? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, विकासशील समाज को। मैंने बताया था तुम लोग को गैमिन शाफ्ट, जैसल शाफ्ट, कम्युनिटी और सोसाइटी। तो कम्युनिटी कौन सी ली है? रूरल कम्युनिटी। तो रूरल कम्युनिटी कहां आई? वो डेवलपिंग होती है, डेवलप नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? विकासशील समाज, यानी बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है, जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। यानी पूर्ण जो रूपेण समाज है उसका उत्पाद पुरुष है, और स्त्री जो है वो बड़ी सीमा तक जो प्रकृति है उसका उत्पाद। ये कथन किसने दिया? जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने, इमाइल दुर्खीम ने, कार्ल मार्क्स ने, या ब्रूम एल सेल्जविक ने? इनमें से ये कथन किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है इमाइल दुर्खीम। उन्होंने बताया कि जो पूर्ण रूपे समाज का उत्पाद है पुरुष, और जबकि स्त्री जो होती है वो बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद होती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। तो करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया है शिवम ने। शिवम ने आंसर दिया है, ममता ने गलत आंसर दिया है, शिवम ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है? नौकरशाही के यानी ब्यूरोक्रेट्स के प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित जो प्रतिमान है उनका वर्णन किसने किया है? तो इसमें मैक्स वेबर है, एल्विन डब्ल्यू गर्डनर है, पीटर एंड ब्लाउ है, या फिर आर के मर्टन है? तो जल्दी से बताओ बिना कंफ्यूज हुए। तो नौकरशाही के जो प्रतिनिधित्व एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्णन या वर्गीकरण किसने किया है? मैक्स वेबर ने नौकरशाही के जो आदर्श प्रारूप हैं उनका दृष्टांत दिया है, उनका वर्णन किया है। तो ये वाले का वर्णन किसने किया है? जल्दी से करेक्ट आंसर करो। सो द करेक्ट आंसर इज बी, अल्विन डब्ल्यू गर्डनर ने किया है। तो मैक्स वेबर ने जो किया है, मैक्स वेबर के साथ कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का जो प्रारूप है उनको जो बताया है वो मैक्स वेबर ने बताया है, लेकिन अल्विन डब्ल्यू जो गर्डनर हैं उन्होंने जो बनावटी जो प्रतिनिधित्व पूर्ण एवं दंड केंद्रित जो प्रतिमान है ब्यूरोक्रेट्स के उनको डिस्क्राइब दिया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था? एमएन श्रीनिवास ने किस अध्ययन में प्रभु जाति की विशेषताएं पाई थी? दक्षिण भारतीय समाज में, कुर्ग के धर्म एवं समाज में, उत्तर भारत के समाज में, या उपरोक्त सभी में? तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जल्दी से बताओ, क्या अध्ययन था एमएन श्रीनिवास का? एमएन श्रीनिवास ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के अध्ययन किया था, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का।
तो कौन से समाज पे था वो अध्ययन? करेक्ट आंसर है इसका ए, दक्षिण समाज में उन्होंने किया था ये अध्ययन। दक्षिण समाज में ये अध्ययन हुआ था। कुर्क के धर्म एवं समाज जो है वो तो उनकी पीएचडी की थीसिस थी, बाद में जो किया वो कुर्क पे जो किया था, लेकिन जो अध्ययन श्रीमान प्रभु जाति की जो विशेषताएं को पाया था वो दक्षिण भारतीय समाज में था। दक्षिण भारतीय समाज में मैसूर की जो पूर्व रियासत में कुर्गों के जो अध्ययन के बाद दी, जबकि प्रभु जाति की अवधारणा दक्षिण भारतीय समाज के अध्ययन के पश्चात उन्होंने दी थी। तो करेक्ट आंसर है दक्षिण भारतीय समाज। कुर्क की अवधारणा के बाद दिया था इन्होंने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिद्धांत हैं उनके और ऑथर्स हैं उनके, कॉन्सेप्ट हैं, थिंकर्स हैं उनके, कॉन्सेप्ट हैं, उसको बताइए। रेखीय सिद्धांत किसने दिया? चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? आर्थिक निर्णायकवाद, प्रौद्योगिक निर्णायकवाद जो सिद्धांत हैं वो किसने दिया? तो परेटो है, हाव है, वेबलेन है, मार्क्स है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट जो सूची है वो बताइए। करेक्ट जो सूची है उसको बताइए। तो रेखीय सिद्धांत या उद्विकासीय सिद्धांत एक प्रकार है। उद्विकासीय सिद्धांत के 2 प्रकार होते हैं, एक रैखिक और एक बहुरैखिक। हम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा है ना, लीनियल एंड मल्टीलीनियल। तो रेखीय सिद्धांत के जो प्रमुख प्रेरणा में कौन कौन से आते हैं? रेखीय सिद्धांत में कौन कौन से लोग आते हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा, तो रेखीय सिद्धांत जो है वो उद्विकासीय सिद्धांत का एक प्रकार है, और उद्विकासीय जो सिद्धांत है उसका जो 2 प्रकार होता है, एक रैखिक और एक बहुरैखिक। तो रैखिक सिद्धांत जो होते हैं उनके प्रमुख प्रणेता कौन कौन से हैं? कॉम्ट है, स्पेंसर है, मॉर्गन है, हॉव है। जबकि बहुरेखिक जो सिद्धांत है उसके प्रणेताओं में से ऑकबर्न है, स्टुअर्ट है, लेस्की है, हॉब वाइट है, मर्टन है और चाइल्ड आदि। तो रेखीय सिद्धांत जो है वो किसका हुआ? रेखीय सिद्धांत हुआ, जल्दी से बता दो। रेखीय सिद्धांत हुआ हॉव का। सबसे पहला जो हुआ रेखीय सिद्धांत हुआ हॉव का। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी रेखीय सिद्धांत हुआ हॉव का, चक्रीय सिद्धांत हुआ परेटो का, आर्थिक निर्णायकवाद सिद्धांत जो हुआ वो हुआ मार्क्स का, और प्रौद्योगिक निर्णायकवाद जो सिद्धांत है वो है वेबलेन का। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और उनके विचारक हैं, थिंकर्स हैं, उनको जोड़िए। आदर्श प्रारूप, चेतनात्मक संस्कृति, सामाजिक तत्व, अनुकूलनात्मक संस्कृति, उसको बताओ। आदर्श प्रारूप, इसमें सोरोकिन है, मैक्स वेबर है, ऑकबर्न है, दुर्खीम है और चैपिन है। तो उनमें बताइए कौन कौन से करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन तो अभी कल हम लोगों ने किया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अवधारणा है और अवधारणा के विचारक हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं दिख रही हूं इसलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, जस्ट मिनट, इसको मैं उधर करती हूँ। एक मिनट एक मिनट।
हाँ, अब दिखा तुम लोगों को। अब दिखेगा। अब देखो, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये उसका आंसर है। तो आदर्श प्रारूप सोरोकिन, चेतनात्मक मैक्स वेबर, सामाजिक तत्व संस्कृति दुर्खीम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट वन। तो बी है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लघु समुदाय, लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है। यानी जो वो स्मॉल स्केल, जो स्मॉल जो कम्युनिटी है, वो पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है। ये बात किसने बोली? तो लघु जो समुदाय है उसकी 4 विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1 है विशिष्टता, लघुता, समरूपता, और नंबर 4 है आत्मनिर्भरता। में से आत्मनिर्भरता की जो व्याख्या की गई है उसको बताया गया है कि लघु समुदाय जो है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिल टू द ग्रेव अरेंजमेंट, यानी लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, रॉबर्ट रेडफील्ड इज द करेक्ट वन। कृषक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार करना एवं भोजन एकत्रित करना, स्थायी कृषि, कृषि एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो वे ऑफ लाइफ जो है कृषक समाज का क्या है? उनका भूमि से गहरा लगाव होता है, आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। तो इनमें से क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है कृषि एक जीवन पद्धति है। तो कृषि जो है वो एक जीवन पद्धति है, करेक्ट आंसर है इसका। गुड, 13 का सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित होता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो मानव की मानसिक एकता पर आधारित होता है? उद्विकास, प्रसारवाद, प्रकार्यवाद या नव प्रसारवाद? उनमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा है? तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या है 14 का? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी उद्विकास। तो उद्विकास जो है, उद्विकासवाद का जो सिद्धांत है वो जैविकीय उपमा पर आधारित एक विचारधारा होती है। तो ये सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित होता है। तो प्रसारवाद जो होता है वो सिद्धांत है जिसके अनुसार संस्कृति का विकास एवं वृद्धि होती है, यानी सांस्कृतिक तत्वों के, यानी ट्रांसमिशन के लिए, एक से दूसरी जनरेशन तक पास करने के लिए प्रसारवाद होता है। और प्रकार्यवाद किस लिए होता है? वो सिद्धांत सावयविक दशादृष्टता पे आधारित होता है, वो हुआ प्रकारवाद, यानी इंटरडिपेंडेंसी। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। प्रौद्योगिक परिवर्तन, नहीं, ये है हमारा सूची, तो ये है, ये हुई हमारी सूची। तो अधिवेश मूल,
चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, परिस्थिति एवं संविदा, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति। तो किसने दिया? मैम ने, सिमेल ने, मार्क्स में ने या फिर टाइनबी ने। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो अधिवेश मूल है और क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फॉर 15 करेक्ट आंसर विल बी ए। करेक्ट आंसर विल बी ए, बिकॉज जो मार्क्स ने जो है दिया अधिवेश मूल की अवधारणा बताई है और टाइनबी ने चक्रीय का सिद्धांत की व्याख्या की, जॉर्ज सिमेल ने संस्कृति के 2 भागों में बांटा। तो इसमें कौन हुआ? 3 यानी ए का 3 अधिवेश मूल मार्क्स का हुआ, चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत जो है वो टाइनबी का हुआ, परिस्थिति एवं संविदा जो है वो हुई आपके माहिम की, और वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति जो है वो दिया है सिमेल ने। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ ए। रीता ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। जो सामाजिक मूल्य हैं उसके अध्ययन में किसने योगदान दिया? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज का योगदान किसका था? इतने हिंट्स दे दिए मैंने तुम लोग को। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट वन, यस, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है, रीता ने सबसे पहले दिया, दैट इज राधा कमल मुखर्जी। तो राधा कमल मुखर्जी जो है उन्होंने से पहले भारतीय हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रमुख 2 पुस्तकें यानी मूल्यों से संबंधित जो पुस्तकें लिखी वो थी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू एंड डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। 2 किताबें लिखी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? इनमें से कौन सा प्राइमरी ग्रुप है? प्राथमिक समूह, राजनीतिक दल, परिवार, औद्योगिक इकाई और स्कूल। इस प्राथमिक समूह इनमें से क्या है? तो प्राथमिक समूह जो है उसकी अवधारणा क्या होती है? उसकी अवधारणा दी है C.H. कूले ने 1909 में। उनके अनुसार प्राथमिक समूह जो होते हैं वे समूह होते हैं। प्राथमिक समूह का आंसर क्या हुआ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, यस 17 का बी। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी वो दी C.H. कूले ने। तो उनके अनुसार जो प्राथमिक समूह है वे समूह होते हैं जिनमें घनिष्ठ और आमने सामने का संबंध तथा सहयोग पाया जाता। तो संबंध कहां पाया जाता है? परिवार में पाया जाता है। 3 प्राथमिक समूह बताए गए हैं कूले के अनुसार, परिवार, बालकों का क्रीड़ा समूह यानी पीयर ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, और पड़ोस यानी नेबरहुड। तो 3 जो बताए गए हैं वो है प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट है दबाव समूह की, प्रेशर ग्रुप की क्या भूमिका है? दबाव समूह की क्या भूमिका है? समाज में झगड़े पैदा करने की भूमिका, समाज में राजनीति में लुका छुपी की भूमिका, बृहत समाज में शरारती भूमिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दबाव समूह जो है उसकी क्या भूमिका होती है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो किसी भी जो विशिष्ट वर्ग में या सरकार जन समूह या हित समूह जो होता है
के समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु आपस में मिलकर व्यक्तियों, मालिकों या संगठनों के समूह को दबाव गुट कहा जाता है। तो दबाव गुट जो होता है वो हित समूह होता है, समर्थन समूह होता है। अन्य प्रकार के सामाजिक समूह और क्लबों में इस बात में भिन्न होते हैं। तो इन समूहों का व्यक्त प्रयोजन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो जनमत होते हैं उसका प्रयोजन होता है, उसको जुटाना पड़ता है कि वो संस्थाओं की अपनी मांग होती है, लोगों के वेलफेयर के लिए ये वर्क करते हैं, दबाव बनाते हैं सरकार पे, तो दबाव समूह होते हैं। तो इसलिए जो इनमें से जो ऑप्शन है वो कोई नहीं है। तो दबाव समूह का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो सबसे पहला जो आंसर दिया है वो दिया है ममता ने, करेक्ट आंसर है ममता का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में निम्नलिखित में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? संस्कृताइजेशन, ये संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से हुआ। ये परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। ये स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यानी क्या अवधारणा है? इसकी अवधारणा दी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो अपने जो कुर्ग लोगों के अध्ययन के पश्चात दी थी संस्कृतिकरण की अवधारणा। उनके अनुसार संस्कृतिकरण क्या है? जिसके द्वारा कोई भी हिंदू जाति, जनजाति समूह किसी उच्च या प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। तो इनमें से क्या हो सकती है संस्कृति की? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है डी, यानी ये स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी अपनी स्थिति को चेंज करने की प्रक्रिया है। तो स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है ये। तो लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है, परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो जो लैंड के जो स्वामित्व हैं उसके प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये किस बात का उदाहरण है, किस चीज को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको देखो, इसके ऑप्शंस हैं। प्रौद्योगिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना, मंद सामाजिक परिवर्तन। तो लोगों ने जो है कृषि के साधन तो बदल लिए हैं, लेकिन जो भूमि का स्वामित्व है वो अभी तक नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक तथा अभौतिक होते हैं। जबकि जो भौतिक होते हैं पक्ष तेजी से बदल जाते हैं, लेकिन जो मटेरियलिज्म और नॉन मटेरियलिज्म हमने पढ़ाया था, तुम लोग को कल्चर के दो टाइप्स ऑफ हैं, मटेरियल कल्चर मटेरियलिज्म है और नॉन मटेरियलिज्म। तो उसमें जो मटेरियल्स हैं वो तो जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन जो नॉन मटेरियलिज्म है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो उसे जो है सांस्कृतिक जो क्या बोलेंगे कि सांस्कृतिक क्या कहा जाता है? विलंबन कहा जाता है। तो इस प्रश्न में कृषि के साधनों में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किस चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा? भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात क्या नहीं हो रहा है? अभौतिक पक्ष में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? यस, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना, गुड, क्योंकि सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं जब। क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है कि मैं अपने आप को गायब कर दूं? तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? कौन सा कथन जो है वो सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है कि संस्कृति जो है वो सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता जो है वो सामाजिक परिवर्तन का आधार होती है। तो मानव के जो मूल्य है का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का
पुनर्निर्देशित करती है। तो संस्कृति और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिकता, अन्योन्यता नहीं होती है। उन्नत संस्कृति को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? इनमें से आपको चुनना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए ताकि तुम लोग को नजर आए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है कौन सा है? बी, यानी मानव जो मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्निर्देशित करती है। तो संस्कृति और सभ्यता जो है वो कुछ भेद है उनमें, परंतु ये आपस में इतनी घुली मिली हैं कि कभी कभी भेद करना कठिन हो जाता संस्कृति और सभ्यता के बीच में। तो मैकआवर और पेज ने दोनों के संबंध बताते हुए कहा है कि सभ्यता जो है वो संस्कृति की वाहक होती है। तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति की वाहक होती है। तो मानव मूल्यों का संवाहक जो है होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्निर्देशित करती है। यानी जो क्वेश्चन इसमें से जो करेक्ट है वो है बी, यानी कोई आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। तो जो आंसर बी है वो है इसमें करेक्ट। तो नेक्स्ट है इसमें, तो आंसर बी इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? इनमें से कौन सी एक कम्युनिटी नहीं होती है, समिति नहीं है? कौन सी इसमें समिति नहीं है? कम्युनिटी नहीं, समिति की बात हो रही है यहाँ पे, समुदाय की बात नहीं हो रही है। तो कौन सी सोसाइटी इसमें? फुटबॉल क्लब, श्रमिक संघ, पड़ोस या छात्र संघ? कौन सी इसमें एक समिति नहीं है? 22 क्वेश्चन नंबर। तो समिति क्या होती है? एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है? मनुष्यों द्वारा विचार पूर्वक बनाया जाता है एक ऐसा संगठन जिसमें कुछ उद्देश्य होते हैं, मकसद होते हैं, उसके अपनी कारणी होती है, उसके अनुसार विकल्पों में दिए हुए क्या मकसद है इसमें से? 22 का सी, यस। तो पड़ोस जो है उसका कोई मकसद नहीं होता, पड़ोस पड़ोसी होते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या होते हैं? सामाजिक स्त्रीकरण के क्या आधार होते हैं? वेबर ने कौन से आधार बताए? तो वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार में शक्ति, सम्मान एवं संपत्ति, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, एंड वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। इनमें से क्या? तो मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या होते हैं? तो वेबर ने जो दल को शक्ति का स्रोत माना है, उनके अनुसार चूंकि दलों का शक्ति या सत्ता से है, इसीलिए उनके आधार पर किसी भी समाज के स्तरण होते रहते हैं। तो उसी ये प्रतिष्ठा का स्रोत वेबर ने सामाजिक स्टेटस को माना है। तो कौन सा क्वेश्चन है थर्ड में? 23 का डी, 23 का डी। तो विकल्प के अनुसार क्या सही है? वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति स्तरण के आधार हैं। यस। तो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक स्त्रीकरण के 3 सिद्धांत हैं। एक तो प्रकार्यात्मक है, संघर्षवादी है, संकलनवादी है। तो इसका जो प्रकारवादात्मक जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? क्योंकि जो इसका जो है
24 का क्या है करेक्ट आंसर? के डेविस एंड E.W. मूर, ई मूर जो है ये है करेक्ट वन, क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण के 3 सिद्धांत हैं, प्रकार्यात्मक, संघर्षवादी, संकलनवादी। तो डेविस एवं मूर जो है उन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्तरण जो होता है वो समाज की जरूरतों की उपज है, ना कि व्यक्तियों की जरूरतों की। तो और बेंडिक्स एवं लिपसेट की प्रकार्यात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं। जो बेंडिस हैं वो लिपसेट जो है वो प्रकार्यात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, परंतु प्रतिपादक डेविस एवं मूर है। तो संघर्षवादी जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है वो है मार्क्स, और संकलनवादी के हैं मैक्स वेबर। सो अन्य समाजशास्त्री संकलनवादी जुड़े हैं वो हैं एरिक ओलिन रॉयट एंड फ्रैंक पार्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है के डेविस एंड W.E. मूर। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। संदर्भ समूह व्यवहार, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? वंचन का, सापेक्ष वंचन का, सापेक्ष प्रेरणा का, या फिर प्रेरणा का? तो इनमें से किसका परिणाम है? रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक वंचन यानी रिलेटिव डेप्रिवेशन जो है वो किसका परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यस, यानी सापेक्ष वंचन। सापेक्ष वंचन, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? मर्टन ने। तो मर्टन ने दी। तो प्रत्येक समाज में काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में वो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी चीजों की भारी कमी है, हमेशा सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो है कमी है, और उसे पाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं, हर टाइम कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें वो चीज मिल जाए। हमारे जीवन में बहुत कमी है, वो किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना अपने से करते हैं और उसकी तुलना में अपने आप को नीचा समझते हैं। तो उसकी तुलना में क्या करते हैं? एक मिनट, हाँ, तो किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना अपने आप से करते हैं और उसकी तुलना में उसके पास क्या क्या नहीं है और उस व्यक्ति के पास क्या क्या है उसको संदर्भ मानकर उसकी सारी चीजों को पाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा सापेक्ष वंचन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ। तो संदर्भ समूह व्यवहार जो है का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया? आर के मर्टन तथा ए के ट्रॉसी ने, एच हाइमन, आर के मर्टन ने, CH कूले तथा HH हाइमन ने, ए के ट्रॉसी या CH कूले ने, इसमें से किसने किया? 26 रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप जो है सर्वप्रथम किसने किया? 1942 में किया गया। तो सर्वप्रथम जो किया वो किया H हाइमन ने। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने किया 1942 में। इसके बाद कई मनोवैज्ञानिक जैसे शेरिफ है, न्यूकॉम है और कुछ समाजशास्त्रियों जैसे मर्टन है, टर्नर है, स्ट्यूफर है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आंसर हमारा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। तो संदर्भ समूह जो होता है वो दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट है कि संदर्भ समूह प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर करता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताइए 27। तो संदर्भ समूह क्या होता है? एक ऐसा समूह होता है जिसके अनुसार
एक व्यक्ति अपने मूल्यों, अपने विश्वासों यानी अपने बिलीव्स, अपने जो वैल्यूज हैं, अपनी मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। तो एक संदर्भ समूह एक जो है वो एक समूह अथवा व्यक्ति दोनों हो सकता है। तो संदर्भ समूह का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो किसी व्यक्ति यानी ऐसे समूह को सदस्य प्राप्ति के लिए आकांक्षी होना आवश्यकता है। तो संदर्भ समूह जो है वो किसी व्यक्ति का सदस्य समूह भी हो सकता है। तो संदर्भ समूह क्या है तथा समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है, क्योंकि संदर्भ समूह में व्यक्ति प्रत्याशित सामाजिकरण की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार कारण और कथन की व्याख्या कर रहा है। तो जो करेक्ट आंसर क्या हुआ? यस, करेक्ट आंसर इज ए, यानी ए और आर दोनों सही है और जो रीजन बताया गया है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक या उपरोक्त सभी? तो किस तरह का परिवार, पड़ोस या मित्र मंडल में किस तरह का संयोग पाया जाता? अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है प्राथमिक, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कौन कौन से ग्रुप प्राथमिक ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं। यस, तो सी इज द करेक्ट वन। रीता, वेरी गुड। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणाएं, इन ग्रुप आउट ग्रुप की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया? 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो अंतः समूह और बाह्य ग्रुप की जो अवधारणाएं हैं वो कब हुई प्रतिपादित? तो अंतः समूह एवं मनोवैज्ञानिक समूह जिसमें सदस्य आपस में आत्मीयता या अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, घनिष्ठता, साथ साथ काम करने की घटनाओं को उत्प्रोत होते हैं, तो वे सभी को अंतः समूह के सदस्य नहीं होते, बाह्य समूह के सदस्य बन जाते हैं। तो इसकी अवधारणा किसने दी? तो करेक्ट आंसर है इसका अंतः समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा दी थी वो है समनर ने दी थी 1907 में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। डी इज द करेक्ट वन। यस, रीता, वेरी गुड। प्रियंका, रीता, गुड। निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित या साधित भूमिका होती है? जाति की सदस्यता, चिकित्सक का पुत्र, अभियंता और जागीरदार। तो अर्जित भूमिका क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानेंगे। यानी एक व्यक्ति अपने व्यवहार, योग्यता एवं प्रयत्नों के आधार पर प्राप्त करता है। अर्जित यानी अचीव्ड एंड अथवा जिसका उसे स्वयं ने चयन किया है और अर्जित भूमिका कहलाती है। तो विकल्पों में केवल अभियंता जो है वो ही अर्जित भूमिका है, अन्य दोनों प्रदत्त या जन्मजात भूमिकाएं हैं, यानी बाकी सारी एस्क्राइब हैं। तो 30 का क्या करेक्ट है? यस, करेक्ट वन इज 30 का ये सी, यानी अभियंता। ये किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? जो भूमिका संघर्ष होते हैं उसके जो स्रोत होते हैं वो संरचनात्मक होते हैं। यानी नेडल ने, मर्टन ने, ब्रॉटोमोन ने या फिर बॉटोमोन ने या लेवी स्ट्रॉस ने, इनमें से किसने कहा कि जो भूमिका होती है उनके संघर्ष जो होते हैं वो स्रोत संरचनात्मक होते हैं? इनमें से ये बात किसने बोली? तो भूमिका संघर्ष दो या अधिक ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनके बीच असंगतता अथवा विरोधाभास हो जाता है, यानी अपोजिशन हो जाता है, जिसके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संप्रदान किए गए जाने की आशा की जाती है कि वो कॉम्प्रोमाइज करे या सेक्रीफाइस करे। तो इसमें एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरी भूमिका में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये किसने डिफाइन किया था? 31 का ए नहीं, करेक्ट आंसर है 31 का
बी, यस, रीता इज करेक्ट, मर्टन। तो मर्टन ने ये डिस्क्राइब किया था कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, डिस्क्राइब बाय मर्टन। नेक्स्ट 32, समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति के अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? तो समाजशास्त्र की जो सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा है, इसको किसने प्रारंभ किया था? रॉल्फ लिंटन ने, मैक्स वेबर ने, आर के मर्टन ने या टैलकॉट पार्सन्स ने? इनमें से किसने किया था? तो इस अवधारणा को, जो परिस्थिति की अवधारणा है यानी स्टेटस शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया था? 32। तो करेक्ट आंसर इज रॉल्फ लिंटन। वेरी गुड सुषमा, करेक्ट आंसर रॉल्फ लिंटन। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया रॉल्फ लिंटन ने। उन्होंने परिस्थिति को दो भागों में बांटा, एक प्रदत्त और एक अर्जित परिस्थिति। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है दो सूचियां दी हुई हैं, एक प्रतिबिंब है, भूमिका ग्रहण, रुग्ण भूमिका, भूमिका संघर्ष, निदान, भूमिका विकलांगता। इसमें आपको बताना है कौन किसका है। दो दो जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें आपको देखना है, दोनों सूचियों को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 33, तो प्रतिबिंब की भूमिका किसने दी, रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी, अब भूमिका जो है संघर्ष का निदान किसने किया, और भूमिका विकलांगता की जो है किसने दी। तो करेक्ट आंसर है हमारा 33 का करेक्ट आंसर है ए। तो भूमिका, प्रतिबिंब भूमिका की ग्रहण किया है कूले ने, प्रतिबिंब भूमिका बाय कूले। उसके बाद रुग्ण भूमिका, बी, रुग्ण भूमिका बताई हेंडरसन ने, एस के हेंडरसन ने दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी ये। और हेंडरसन के बाद जो रुग्ण भूमिका बताई, सबसे पहले हेंडरसन ने दी थी, उसके बाद जो बताई वो बताई पार्सन्स ने दी। तो रुग्ण भूमिका हुआ पार्सन्स का। भूमिका संघर्ष दिया उसके बाद, यानी भूमिका संघर्ष जो दिया वो दिया ग्रास ने, और उसके बाद भूमिका विकलांगता जो दी वो है क्रिक का। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो भूमिका दूरी की अवधारणा को किसने दिया? भूमिका दूरी 34, भूमिका दूरी की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो भूमिका दूरी जो है भूमिका सिद्धांत के संबंध में दिया गया था इसको। तो कर्ता द्वारा सामाजिक दबाव के कारण संपन्न की जाने वाली जो वास्तविक भूमिका होती है तथा उस भूमिका जिसकी निर्मित उसके स्व द्वारा यानी हुई है, इसके बीच उत्पन्न हुई खाई भूमिका कहलाती है। ये अवधारणा किसने दिया? थर्टी फोर। तो भूमिका दूरी की अवधारणा सर्वप्रथम दिया अरविंद गॉफमैन ने। यस, ए इज करेक्ट। सर्वप्रथम दिया अरविंद गॉफमैन ने। वेरी गुड, सही जा रहे हो तुम लोग। गुड, निधि ने पकड़ा पहला, सबसे पहला आंसर। निधि, रीता, सुषमा, ममता, वेरी गुड। किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है? तो भूमिका का वर्गीकरण किसने संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है?
तो 35। तो भूमिका दूरी की अवधारणा जो है वो तो हमने देख ली। तो अब किसने किया है? भूमिकाओं को दो भागों में बांटा गया था, एक संबंधात्मक और एक गैर संबंधात्मक। तो संबंधात्मक भूमिका हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी हुई होती है, जैसे विद्यार्थी का पूरक शिक्षक, पति का पूरक पत्नी। और जबकि गैर संबंधात्मक जो भूमिकाएं होती हैं उसमें किसी भी दूसरी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती, जैसे साधु हैं, फकीर हैं, कवि हैं, विद्वान हैं। ये आदि जो भूमिकाएं होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था वो किसने दिया? गुड, नैडल ने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट दिया नैडल ने। नेक्स्ट है 36। एक अर्जित परिस्थिति वो है कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, या व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है। उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो कौन सा अर्जित परिस्थिति के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अर्जित जो परिस्थिति है वो सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति प्रयासों यानी बहुधा प्रतिस्पर्धा, विशिष्ट योग्यता, ज्ञान या निपुणताओं द्वारा प्राप्त करता है, तो वो अर्जित परिस्थिति कहलाती है। तो इसके हिसाब से 36 का कौन सा करेक्ट है? यस, योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर है ए। वेरी गुड, वेरी गुड रीता। 36 का ये सबसे पहले बताया निधि ने, उसके बाद रीता ने। नेक्स्ट है जिसके मतानुसार, किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष मौलिक स्रोत है। जो सत्ता का असमान वितरण है वो ही असमान वितरण की संघर्ष का मौलिक स्रोत है। कार्ल मार्क्स, L.A. कोजर, T.N. कार्बर, राल्फ डेंड्रॉफ। 37 का कौन सा है करेक्ट वन? राल्फ तो किसने बताया इसको? करेक्ट है राल्फ डेंड्रॉफ। यस, दिस वन इज करेक्ट। तो संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने क्या किया था? उन्होंने वर्ग को संघर्ष का कारण माना था और इसके लिए उन्होंने वर्ग के अर्थ के असमान वितरण को उत्तरदायी बताया था कि जो वर्ग है यानी जो क्लास है उसका जो अर्थ है उसका असमान वितरण ही रीजन है इसका। कोजर ने क्या बताया था कि संघर्ष का मुख्य कारण स्थायी की जो टकराहट होती है स्थाइयों में, उन्होंने बताया उसको। उसके बाद डेंड्रॉफ ने समाज की सत्ता और शक्ति अनिवार्य विशेषताएं हैं, परंतु सत्ता का जो वितरण होता है सदैव इम्बैलेंस होता है, उसके अंदर असंतुलित होता है। तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता को अधिक से अधिक हथियाना चाहता है, सब लोग अपना अधिकार ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए समाज में संघर्ष पैदा होता है, ये बताया था राल्फ डेंड्रॉफ ने। क्वेश्चन नंबर 38, किसके विचार से सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, T.N. कार्बर, राल्फ डेंड्रॉफ। तो 38, यस, जल्दी जल्दी बता रहे हो भाई तुम लोग। तो 38 का राल्फ डेंड्रॉफ इज अ करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसमें परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो परिवार को ढांचे को पिछले कुछ दशकों से बहुत परिवर्तन आए हैं, तो कौन सा कारक है? तो परिवार का आर्थिक प्रकार, सॉरी औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण के कारण, या समाज सुधार आंदोलन के कारण, या मार्क्सवाद ने कहा। तो क्या रीजन है जो परिवार के ढांचे में पिछले कुछ दशकों से कुछ परिवर्तन आए हैं जिनके लिए बहुत सारे जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं, वो क्या हैं? औद्योगिक क्रांति। तो करेक्ट आंसर है इसका औद्योगिक क्रांति।
तो बहुत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो परिवार के जो रूप हैं उनमें बहुत सारे परिवार में परिवर्तन आए हैं। न्यूक्लियर फैमिली ने ज्वाइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने उसकी जगह ले ली है। यस, तो करेक्ट आंसर है 39 का ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का जैविक प्रकार, परिवार का सांस्कृतिक करना, परिवार का सामाजिक प्रकार। तो श्रम विभाजन, बच्चों का प्रजनन, परिस्थिति प्रदान, नैतिक नियमों की शिक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या है 40 की? तो आर्थिक प्रकार, श्रम विभाजन, जैविक प्रकार, सांस्कृतिक प्रकार, सामाजिक प्रकार। 40 का करेक्ट आंसर है सी। वेरी गुड। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। उसके बाद है नेक्स्ट, जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी? तो जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में जो श्रेणीबद्धता है उसकी अवधारणा किसने दी? 41 टी.एन. मदन ने, एस.सी. दुबे ने, डी.एफ. पोकाक ने या फिर लुई ड्यूमो ने? तो जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा दी गई थी जिस पुस्तक में, उसका नाम क्या था? होमो हायरार्किस 1970 में। उनके अनुसार जाति व्यवस्था खंडों का योग्य है जिसमें प्रत्येक खंड दूसरे खंड के साथ सोपानबद्ध या श्रेणीबद्ध संबंध में व्यवस्थित होता है, तो इसे दूसरा खंड शामिल हो जाता है। ये किसकी थी? ये पुस्तक किसकी थी? यस, 41 का करेक्ट आंसर है लुई ड्यूमो। वेरी गुड, वेरी गुड रीता, सही चल रही तुम्हारी तैयारी, गुड वन। तो परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया था? तो परिस्थिति एवं भूमिका का जो विश्लेषण था उसको किसने किया? स्टेटस सेट, रोल सेट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट की जो अवधारणा किसने दी? मर्टन ने। वेरी गुड, मर्टन ने दी, गुड। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति यानी पोलर स्टेटस एंड के उदाहरण हैं, या फिर पोलर स्टेटस और पेयर्ड स्टेटस के उदाहरण क्या हैं? किसने दिया? सही उत्तर का चयन करो। भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता, कौन कौन से सही उत्तर है इसमें से? तो रॉबर्ट बीरस्टीड ने द्वारा अवधारणा दी गई थी इसकी। उनके अनुसार कुछ परिस्थिति जोड़े के रूप में होती है, तो ये परिस्थितियां ऐसी होती है कि इनमें एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसे कौन कौन? यस, आंसर बी इज करेक्ट। जैसे पति पत्नी, माँ बाप, संतान, ग्राहक, दुकानदार, तो एक के साथ एक का जोड़ा फ्री होता है इसमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है? 43 का बी। वेरी गुड। नेक्स्ट है परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 44। तो पार्सन्स है, मर्टन है, लिंटन है और नेडल है। इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 44।
तो इस क्रियाएं क्या होती हैं? भूमिका होती हैं, और भूमिका किसी न किसी परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है, जो कि किसके अनुसार कर्ता तथा अंतः क्रियाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि जो परिस्थिति भूमिका है वो समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई मानी जाती है। स्टेटमेंट किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर, यस, पार्सन्स ने। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किसने दिया? रीता ने। गुड। उसके बाद निधि ने। नेक्स्ट, ममता ने गलत दिया, फिर निधि ने दिया, ओके, सुषमा ने दिया उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 45, किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गित किया है? मैन एंड कल्चर कौन सी पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने डिवाइड किया है प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति? यानी प्रदत्त परिस्थिति क्या चीज होती है? जिसमें व्यक्ति को जन्मदात होती है, यानी एक एस्क्राइब कल्चर और एक अचीव कल्चर, दो तरह के होते हैं ना, एक जन्मजात होते हैं और एक हम लोग अपनी मेहनत से अपनी इच्छा अनुसार जो है उसको अचीव करते हैं। तो एस्क्राइब और अचीव कल्चर को किसने डिवाइड किया था? कौन सी पुस्तक में लिंटन ने इसको डिवाइड किया था? क्वेश्चन 45 का द स्टडी ऑफ मैन। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले किसने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 45 का? बी किसने बोला? ममता ने। निधि ने 45 का। डी किसने बोला? निधि ने करेक्ट बोला, सुषमा ने करेक्ट बोला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 46, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक अवधारणा का प्रयोग किया है, अवधारणा का? तो क्वेश्चन नंबर 46, तो किसने किया है? अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ कॉन्सेग्युनिटी ऑफ एंड एफिनिटी, दोनों रिलेटेड है किनशिप से, में सर्वप्रथम सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एल.एच. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक, एल.एच. मॉर्गन, कहा गया? तो समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? तो एल.एच. मॉर्गन जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड कॉन्सेग्युनिटी एंड एफिनिटी में सर्वप्रथम सामाजिक संरचना तथा मानव शास्त्री का अध्ययन किया था। लेकिन जो समाजशास्त्र में जो संरचना और प्रकार का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। यस, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 47, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में करेंगे इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। तो हो सकता है कि एक स्पेशल क्लास मैं रात को करूं या नहीं भी कर सकती हूं, क्योंकि आज संडे है, तो मे भी आज ना करके फिर नेक्स्ट किसी दिन करती हूँ। आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उन तक जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो निम्नलिखित में से किसने निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो W.G. समनर, F.H. गिडिंस, C.H. कूले एंड इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 में जो निर्जातिवाद या नस्लवाद या फिर इसको कहते हैं इनो इंस्ट्रीम्स की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम जी समनर ने 1906 में दी थी। ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने समूह या जाति, प्रजाति, समाज और संस्कृति को अन्य के अथवा सांस्कृतिक समूह की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है। ये हम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा था ना, अपनी जाति के अलावा दूसरों के अलावा अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, रुचि जैसे मनोभावों को प्रकट करता है। तो इसको कहते हैं, ये जो समनर ने जो है इसकी अवधारणा दी थी, निर्जाति केंद्रवाद, यानी इनो।
48 रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया है? इंडो आर्यन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर द्रविडियन, मंगोलियाड, इनमें से किसका नहीं किया है रिजले ने? तो रिजले ने अपनी पुस्तक द पीपल ऑफ इंडियन, जो पुस्तक है उनकी, उसमें भारत के 3 मूल जातियों का वर्णन किया है। कौन कौन सी है वो? द्रविड़ है, मंगोलियाड है और इंडो आर्यन है, तथा इनके मिश्रण से जो बनी तुर्की ईरानियन है या सीडो द्रविडियन है, मंगोल द्रविडियन प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार रिजले ने किसका वर्णन नहीं किया है? इंडो भूमध्य क्षेत्रीय प्रजाति का वर्णन नहीं किया। यस, तो करेक्ट आंसर इज इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? परिवार के उद्विकास का सही क्रम कौन सा है? समृद्ध परिवार। तो मॉर्गन के अनुसार परिवार के 5 स्तरों का उल्लेख किया गया है। कौन से? कॉन्सिक्वेंस फैमिली, कॉन्सिक्वेंस फैमिली यानी समृद्ध परिवार, समूह विवाह परिवार यानी पुनालुआम फैमिली, सिंडी यास्मियन फैमिली यानी सत्तात्मक परिवार पैट्रियार्चल फैमिली, और एक विवाही परिवार यानी मोनोगेमियन फैमिली। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यस, तो करेक्ट आंसर इज सी, समृद्ध परिवार, समूह विवाह परिवार और एक विवाही परिवार। तो करेक्ट आंसर है सी। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, हाइपोगेमी क्या चीज है? हाइपोगेमी क्या है? किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष के साथ विवाह, जाति के बाहर विवाह, या एक कन्या द्वारा पुरुष का विवाह, या किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। हाइपोगेमी क्या है? तो हाइपोगेमी क्या होता है? वो विवाह का एक नियम होता है जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल के पुरुष के साथ किया जाता है। इस प्रकार विवाह समाज में, इस प्रकार का विवाह समाज में मान्य नहीं है। हाइपोगेमी यानी अपने से नीचे कुल के पुरुष के साथ उसका विवाह। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो है ए, यानी किसी पुरुष का अपने से नीचे वर्ग के साथ विवाह। यस, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। तो आई होप कि तुम लोगों को क्लास समझ में आई और पसंद आई। तो बाकी की और पेपर के लिए या तो आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी पे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि और क्लासेस आपको किस तरीके की दी जाएं तो उसके लिए आप लोग मुझे फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम आईडी जो है कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है यहाँ पे। टेलीग्राम आईडी मेरा कॉपी पेस्ट मार दो, जो लोग भी हैं तो उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे डॉक्टर शीबा खालिद के नाम से सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का आईडी मेरा। तो उससे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्पेशल क्लास की जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। और आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, उसके लिए मेरा कोड SHIBA01 आप यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए SHEEBA01 को आप यूज कीजिए। आई होप मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। मैं यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो कामयाबी मिले, उनको सक्सेस हो और यूजीसी नेट को पास करके किसी भी सूरत से निकलो यार, आगे बढ़ो। और आगे जिंदगी अभी बहुत काम करना बाकी, अभी रिसर्च में अभी बहुत सारा काम करना है। कब तक फंसे रहेंगे हम लोग इन चीजों में। तो क्लास अगर पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज इसको लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइकनेस या एक पॉजिटिव जो फीडबैक होता है किसी के लिए भी, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आप खुद हो, स्टूडेंट्स हो, तो उन सब के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि इससे आपको और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का, कुछ नया लाने का। तो आई थिंक क्लास आप लोग को पसंद आई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।
जो भी स्पेशल क्लास मैं अरेंज करूंगी, शेड्यूल करती हूँ, आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है तो डेफिनेटली कम्युनिटी का आप हिस्सा हो, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।